हाय फ्रेंड्स, आप सभी को यूपीएससी इन्फो 24 परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों, आप ज़िंदगी में जो भी लक्ष्य डिसाइड किए हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप उसको जल्द से जल्द प्राप्त करें और आप एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो प्रैक्टिस सेट 61 होगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसका व्याख्या भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद रजा खां को, ऑप्शन बी है सिताब राय को, ऑप्शन सी है राय दुर्लभ को, ऑप्शन डी है सैयद गुलाम हुसैन को। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा, मोहम्मद रजा खां को। किसको बनाया था? तो मोहम्मद रजा खां को मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया गया था। व्याख्या देख लीजिए आप। व्याख्या में है, इलाहाबाद की दूसरी संधि जो अगस्त 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी, कब हुई थी? तो अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार भगौरे सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपये देंगी। 26 लाख रुपये देने का वादा किया तथा निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपये देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उपदीवान नियुक्त किया, जिसमें मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खां को तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। दो दीवान नियुक्त किया था, जिसमें बंगाल जो है मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खां उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। आगे चलते हैं, आपका 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपके बीपीएससी परीक्षा मतलब 48 और 52 जो बीपीएससी परीक्षा हुआ है प्री 2008 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? दीवानी प्रदान की थी, कब की थी, ये बताना है। अभी हमने ऊपर व्याख्या में देखा है। तो ऑप्शन ए है 12 अगस्त 1765, ऑप्शन बी है 18 अगस्त 1765, ऑप्शन सी है 29 अगस्त 1765, ऑप्शन डी है 21 अगस्त 1765। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 को दिया था। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है, इलाहाबाद की दूसरी संधि जो अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। क्या कर लिया गया? इलाहाबाद में रखा गया। ऊपर भी हमने पढ़ा था। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के ने जो संधि हुआ था, 7 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया। अस्थायी रूप से क्या किया उसने? 12 अगस्त 1765 को इसने मोहम्मद शाह, वो जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, उसने क्या किया कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से 12 अगस्त 1765 को दे दिया गया। और किस संधि के द्वारा? तो इलाहाबाद की दूसरी संधि के द्वारा। ये भी याद रखेंगे। जिसमें क्या किया गया? जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपया दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये दिए जाना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन
आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। उसे 1788 में क्या किया गया? शाह आलम को अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में, शाह आलम जो द्वितीय था उसी के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि शाह आलम के समय में अंग्रेज़ों ने कब दिल्ली पर अधिकार किया था, तो आंसर हो जाएगा 1803। इसको याद रखिएगा। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उप अधिकारियों जिसमें अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसे साम्राज्य की सीमा थी। मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की जो सीमा थी। तो दोस्तों इसका जो बीपीएससी ने क्वेश्चन को आंसर ही नहीं माना था, तो इसका कोई आंसर नहीं है, एक गलत क्वेश्चन ही था। तो इसका व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या आपको दिख जाएगा। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मोहम्मद शाह जो शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्नों को निरस्त कर दिया था, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत पूछा था तो निरस्त कर दिया था। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन ए शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद शाह से, शेर अली से। तो आंसर 14 का क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, शाह शुजा से प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था वह शाह शुजा से प्राप्त किया था। व्याख्या देख लीजिए। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों की का क्या हो गया? आधिपत्य हो गया, अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का भी अवसर मिला। 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद सूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों, जैसे सरदारों में कौन था? फतेह खां और दोस्त मुहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशवा पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी। उसने कोई नूर जो हीरा था, जिसे बोला जाता कोई नूर हीरा भेंट किया था। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में, कोयम्बटूर में। तो 15 का जो आंसर है वो आपका ए के साथ जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं जहां जोकोबिन क्लब की भी स्थापना की। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जोकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो आंसर आप याद रखिएगा, टीपू सुल्तान ने। इसके 2-3 महत्वपूर्ण कार्य है, उसको याद रखना है कि जोकोबिन क्लब की इसने स्थापना की थी और इसने श्रीरंगपट्टनम को क्या है? अपनी राजधानी बनाया था तथा जो स्थापना किया तथा उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्रिक का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगवाया था, इसको याद रखिएगा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राजाओं से मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब कुस्तुतुनिया, जिसे आधुनिक
इस्तांबुल कहते हैं काबुल, और मॉरिशस में अपने दूत मंडल को भी भेजा था। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो जो दोस्तों जो बनाएगा उसी के साथ करेगा, ये भी याद रखिएगा। तो हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, नंदराज। तो आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान के साथ की थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान के साथ की, ये याद रखिए। व्याख्या देख लीजिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1752 के मध्य हुआ था। 1790 से 1792 के मध्य जो हुआ था तृतीय मैसूर युद्ध। तृतीय मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो मार्च 1792 में, मार्च 1792 में, ये याद रखिएगा। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल हुए थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध में जो युद्ध हुआ था, युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो एक इसका कोटेशन है, इसको याद रखिएगा कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया और अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो एक कोटेशन कॉर्नवालिस का है। और कब कहा है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के समय इसने कोट किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? ठगों का जो उन्मूलन हुआ है किसके नेतृत्व में हुआ है? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, बी ए कैप्टन स्लीमैन, और सी ए लॉर्ड मिंटो, डी ए अलेक्जेंडर बर्न्स, और ई ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में क्या हुआ था? ठगों का क्या हुआ? अंत हुआ था, समापन हुआ था। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे। ठगों में जो थे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का जो शिकार होता है सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पे तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1837 के बाद संगठित रूप से क्या हुआ? ठगों का अंत हो गया। आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका 2020 बीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन है, बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में पूछ रहा है कि द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में द्वितीय शासन प्रणाली को लागू किया था, ये रॉबर्ट क्लाइव। व्याख्या देख लीजिए। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 में हुई थी। वारेन हेस्टिंग
जो थे वारेन हेस्टिंग्स के काल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरे शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग ने 2 उपदीवानों जिसमें मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया, मतलब पद से हटा दिया। आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? हमने अभी पढ़ा है रॉबर्ट क्लाइव को, हेनरी हेक्टर मुनरो को, लॉर्ड मैकाले को, सर लियोनिक कार्टिस, सर लियोनिल कार्टिस। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, सर लियोनिल कार्टिस। कार्टिस इसको याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है द्वैध शासन का जनक। व्याख्या देख लीजिए, सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसने दीवानी और विजारत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग अलग कर दी थी। आगे चलिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी थी वो किसके समय में, रेल लाइन जो थी किसके समय में बिछाई गई थी जो मुंबई से थाने चली थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिल्टन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा दोस्त, अरे ए सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी 1853 में। कुछ तथ्य जान लीजिए, अच्छा है। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेल लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेल लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। तो पहली 1853 में, दूसरी 1854 में। तो पहली चली थी मुंबई से थाने के बीच में और दूसरी चली थी कलकत्ता से रानीगंज के बीच में। तो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो भी त्रुटियाँ उसको बताने का जरूर प्रयास करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।